नमस्ते भाइयों। जैसा कि आपको पता होगा कि रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड ने आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम डेट घोषित कर दिया है जो कि 17 नवंबर से स्टार्ट है। तो अभी तक आप थ्योरी तो काफ़ी पढ़ लिए होंगे। अब समय है थ्योरी के साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस की। तो इस वीडियो में हम साइंस के टॉप 25 क्वेश्चन एक्सप्लोर करेंगे। और अभी तक आप अगर मॉक टेस्ट 1 नहीं देखा है तो चैनल को एक्सप्लोर करके आप वहां से देख सकते हैं, या मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मॉक टेस्ट 1 का लिंक अपलोड कर दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है? तो देखिए, जड़त्व आघूर्ण होता क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है। m मतलब किलो द्रव्यमान और r यानी डिस्टेंस, दूरी। तो ये देखिए, m का मतलब किलोग्राम और डिस्टेंस कितना है, दूरी को मीटर में मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर। तो जड़त्व आघूर्ण का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होना चाहिए यहाँ पे। अगर ये न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये होता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक। और यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता क्या है? प्रतिबल अपान विकृति होता है। तो प्रतिबल अपान विकृति, तो प्रतिबल आप जानते ही हैं कि प्रतिबल का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ही। लेकिन विकृति जो होती है ना, विकृति कोई मात्रक नहीं होता इसका, इसलिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक भी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ही होता है। केल्विन, केल्विन मात्रक जो है तापमान का है, तापमान का एसआई मात्रक है। और कैलोरी जो है जूल का मात्रक है, लेकिन जूल का ऊर्जा का मात्रक है, और ऊर्जा का एसआई मात्रक नहीं है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है, जबकि कैलोरी भी ऊर्जा को मापने के लिए यूज किया जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो आपको पता होगा कि 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। अब इसको मीटर में है ना, तो अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना से गुणा करेंगे? 100 से। और 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, तो अगर mm में मिलीमीटर में चेंज करें 10 से फिर गुणा करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ से 3 जीरो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइक्रोन बराबर 10⁻³ मिलीमीटर। और इसको अगर चेंज करेंगे तो हो जाएगा 0.001 मिलीमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये वाला ऑप्शन, 0.001 मिलीमीटर। अगर ABCD मान लें तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें और कुछ जान सकते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है, और 1 नैनोमीटर बने 10⁻9 मीटर होता है। तो ये बेसिक आपको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निष्क्रिय फाइब्रिनोजन या निष्क्रिय फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में बदलने के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए थ्रोम्बिन, ऑप्शन बी रेनिन, या ऑप्शन सी थ्रोम्बोकाइनेज, या ऑप्शन डी ट्रिप्सिन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए थ्रोम्बिन। तो निष्क्रिय फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन बदलने के थ्रोम्बिन नामक एक एंजाइम, ये सब एंजाइम ही हैं, ये भी एंजाइम है, ये भी एंजाइम है, ये भी एंजाइम है, और ये भी एंजाइम है। तो इस एंजाइम का उत्तरदायी होता है, यह एक अघुलनशील रेशेदार प्रोटीन है जो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। जबकि रेनिन जो है ना, रेनिन एंजाइम जो है ये गुर्दे से स्रावित होता है और रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है हमारा, मायोपिया जिसे कि निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं, इसको ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी परवलयाकार, या ऑप्शन डी बेलनाकार।
तो मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का यूज करते हैं। हमेशा याद रखें, निकट अवतल, निकट अवतल। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका, अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस। जबकि दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है, जिसे हाइपरमेट्रोमिया भी बोलते हैं। तो दूर दृष्टि दोष के लिए ये वाला अवतल लेंस। अब देखिए एक चीज और कंफ्यूज नहीं होना कि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। अवतल लेंस को ना माइनर पावर लेंस भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल धातु नहीं है? तो अब नोबेल धातु होते क्या हैं? तो वे धातुएं जो ऑक्सीकरण और क्षरण के प्रति प्रतिरोधी होते हैं और रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं तथा आसानी से अन्य तत्वों से प्रतिक्रिया नहीं करते हैं ना, वे नोबेल धातु कहलाते हैं। जैसे सोना जल्दी प्रतिक्रिया नहीं करता है तो ये नोबेल धातु है। चांदी भी है, प्लेटिनम भी है और कुछ नोबेल धातु हैं जैसे रुथेनियम है, रोडियम है, ऑस्मियम है, इरिडियम है, ये सब नोबेल धातु हैं। जबकि सोडियम क्या है ना, बहुत सक्रिय है, क्रियाशील धातु है, इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सोडियम जो है नोबेल धातु नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसे यानी किस गैस को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं? तो जेनान जो है ना, ऑप्शन डी, ये स्ट्रेंजर गैस कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेनान। ये सारे जो एग्जाम्पल दिए ना, ये उत्कृष्ट गैस का, हाइड्रोजन, हीलियम, नियान, आर्गन, जेनान, क्रिप्टॉन, रेडान और ऑस्मेसम, ये सारे जो हैं उत्कृष्ट गैस कहलाते हैं, जो ग्रुप 18 में है। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व और अंतिम तत्व कौन सा है? ये कौन से रखे थे? तो न्यूलैंड का अष्टक नियम जो था ना, इसमें पहला तत्व हाइड्रोजन तो था और अंतिम तत्व जो था ना, 56वां तत्व, ये थोरियम था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन और थोरियम। तो न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार ना, जब तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो हर 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुण के समान होता है। ये था न्यूलैंड का अष्टक नियम। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन से सदिश राशि हैं यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है? ये दोनों नाम आपको याद रखना है। कभी कभी हिंदी ना देके सीधे लिख दे वेक्टर राशि कौन सी है। तो वेक्टर क्वांटिटी जो होते हैं ये सदिश राशि। तो अब होते क्या है, सदिश और अदिश। तो सदिश राशि जो होते हैं ना, इसमें दिशा के साथ साथ परिमाण की भी आवश्यकता होती है, मतलब परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, परिमाण प्लस दिशा दोनों। लेकिन सदिश अदिश राशि में क्या होता है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। इसमें दिशा नहीं होता है। अब एग्जाम्पल बात करें अगर सदिश राशि की, तो बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, ये सब सदिश राशि हैं। बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, ये सब सदिश राशि हैं। इसमें पूछ क्या रहा है, सदिश राशि। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, बल। बाकी ऊर्जा, आयतन, द्रव्यमान, ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी हैं, सदिश राशि हैं। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, हर्ट्ज किसका मात्रक है? तो हर्ट्ज जो है ना, आवृत्ति का मात्रक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी, हर्ट्ज। जबकि त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, जो सदिश राशि है, और गति का मात्रक भी मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन ये अदिश राशि। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, जब पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसकी समय अवधि या आवर्तकाल क्या होगा? तो आपको पता होगा एक फार्मूला,
आवर्तकाल T बराबर जो होता है 2π√L/G होता है। यानी यहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण है ना, ये आवर्तकाल के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। और एक चीज आपको पता होगा कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान जो है ना पृथ्वी की तुलना में बहुत कम होता है, लगभग 1/6 गुना है। तो अगर गुरुत्वाकर्षण कम होगा तो पेंडुलम को दोलन पूरा करने में समय अधिक लगेगा। तो यहाँ पे समय अवधि क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बढ़ जाएगी। एक क्वेश्चन और आता है कि यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा। तो 1/6 गुरुत्वाकर्षण ना, तो 6 किलोग्राम हो जाएगा। लेकिन अगर द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान जो है हर जगह सेम होता है, क्योंकि जो द्रव्यमान होता है उसमें गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, सॉरी 11। एक तरंग की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी दिया है 120 हर्ट्ज और चाल भी दिया है 480 मीटर पर सेकेंड। तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा निकालना है। तो एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, लैम्डा इज इक्वल टू V/F। ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तरंग दैर्घ्य बराबर चाल अपान आवृत्ति। तो भी कितना है 480 और आवृत्ति कितना है 120, डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा और किस में आएगा, मीटर में आएगा। तो उसकी तरंग दैर्घ्य क्या है 4 मीटर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तरंग दैर्घ्य का मात्रक एक एंगस्ट्रॉम में होता है, जो कि एक एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। विद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। ऑप्शन ए मुक्त इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी होल्स, ऑप्शन सी आयन और ऑप्शन डी न्यूट्रॉन। तो जो विद्युत अपघट्य होता है इसमें धारा का प्रवाह आयनों के कारण होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। मनुष्य में शरीर की मुद्रा और संतुलन मुख्य रूप से किसके द्वारा नियंत्रित होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर होगा अनुमस्तिष्क या सेरेबेलम। ये अभी यूपी SSC पेट का एग्जाम जो हुआ था 6 सितंबर को, सेकेंड शिफ्ट, उसमें पूछा हुआ था। तो सही उत्तर हो जाएगा सेरेबेलम। अब सेरेबेलम जो होता है ना, ये मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो समन्वय, गति, सूक्ष्म मोटर कौशल और संतुलन बनाने के लिए जिम्मेदार है। जबकि मेडुला ओब्लांगेटा जो होता है ब्रेन स्टेम का सबसे निचला हिस्सा होता है और रीढ़ की हड्डी से जुड़ता है। यह श्वसन, हृदय गति, रक्तचाप जैसे अनिच्छिक क्रियाओं, अगर अनैच्छिक क्रियाओं की बात करें कौन कंट्रोल करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेडुला ओब्लांगेटा। जबकि सेरेब्रम जो है ना, ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा और ऊपरी भाग है। ये सोच, स्मृति, भाषा और ऐच्छिक गतिविधियों को समन्वय के लिए जिम्मेदार है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। 14 नंबर क्वेश्चन है, ये भी यूपी SSC पेट में आ चुका है 6 सितंबर को, कि विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस को किस उपकरण द्वारा मापते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वोल्ट मीटर। जबकि एमीटर जो है ना, ये धारा मापने के लिए है। ओम मीटर प्रतिरोध मापने के लिए है और गैल्वेनोमीटर जो है ना, ये परिपथ में छोटी विद्युत धाराओं को पता लगाने के लिए है। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 2 एम्पियर विद्युत धारा, मतलब आई दिया है 2 एम्पियर, विभवांतर यानी भी दिया है 0.1 वोल्ट, प्रतिरोध आर पूछ रहा है। तो ओम का नियम आप पढ़े होंगे,
V इज इक्वल टू आई आर भी दिया है 0.1 वोल्ट और आई दिया है, इधर आ जाएगा तो पक्षांतर करेंगे तो नीचे आएगा 2 एम्पियर। अगर इसको भाग देंगे तो ये दशमलव हटेगा, नीचे 0 आएगा और ये आ जाएगा काटने के बाद 0.05 ओम। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, जब रासायनिक अभिक्रिया उसमें ऊर्जा को अवशोषित करती है, मतलब सोखती है, तो वहाँ ऊष्माशोषी होता है। इस अभिक्रिया में मिश्रण के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या होता है कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया में कि इसमें अभिकारक उत्पाद बनाने के लिए परिवेश से ऊर्जा अवशोषित करते हैं और इसके दौरान जो होता है ना तापमान गिर जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तापमान गिर जाएगा, घटता है। ये 16 नंबर क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है? तो फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट या जैसे हाइपो भी कहते हैं, हाइपो, इसका यूज किया जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट। देखिए फोटोग्राफी में एक सिल्वर ब्रोमाइड का भी यूज किया जाता है। तो अगर ऑप्शन में ये सोडियम थायोसल्फेट ना हो, हाइपो ना हो, तो सोडियम सिल्वर ब्रोमाइड मार सकते हैं, AgBr। अब ठीक है, बाकी सोडियम सल्फेट की बात करें तो सोडियम सल्फेट एक रासायनिक यौगिक है जिसका सूत्र है Na2SO4। ये सफ़ेद पाउडर या क्रिस्टल के रूप में होता है। इसका यूज ना वस्त्र को रंगने, छापने, डिटर्जेंट बनाने, पेपर पल्पिंग में, घाव के भराव में आदि में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। पूछ रहा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी उंगली किसको प्रदर्शित करता है? तो आपको पता होगा कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि यदि हम बाएं हाथ के अंगूठे को, ये मान लीजिए हाथ है, बाएं हाथ के अंगूठे को और तर्जनी को और मध्यमा को एक दूसरे के लंब कोण पे, समकोण पे यानी 90 डिग्री के एंगल पे रखते हैं, तो तर्जनी उंगली जो है ना चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को दिखाती है। तर्जनी ये वाली है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाती है। देख लेते हैं फिर से, ये ऐसे मान लीजिए 90 डिग्री पे है। तर्जनी उंगली जो है चुंबकीय क्षेत्र को दिखाती है, मैग्नेटिक फील्ड को। अंगूठा जो है धारावाही चालक पर लगने वाले बल को दिखाता है और जो मध्यमा है ये करंट को दिखाता है यानी कि विद्युत धारा को दर्शाता है। तो इसमें पूछ रहा है तर्जनी उंगली किसको दर्शाता है? तो तर्जनी जो है ये आपका विद्युत क्षेत्र की दिशा को इंगित करता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्युत क्षेत्र की दिशा। देखिए अंगूठा क्या है? विद्युत वाहक बल, तर्जनी विद्युत क्षेत्र की दिशा और मध्यमा जो है करंट को दर्शाता है। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम इतने में समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। पूछ रहा है कि बेकुरल किसका मात्रक है? तो बेकुरल जो है ना ये रेडियो धर्मिता का मात्रक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन अगर ABCD मान लें तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रेडियो धर्मिता, बेकुरल जो है रेडियो धर्मिता के मापन की इकाई है। यह प्रति सेकंड होने वाले रेडियो धर्मी क्षयों की संख्या को दर्शाता है। जबकि बेकुरल और क्यूरी दोनों ही रेडियो धर्मिता की इकाई है, जहां बेकुरल एक अंतर्राष्ट्रीय यानी SI इकाई है, क्यूरी जो है नॉर्मल या पारंपरिक इकाई। अगर दोनों में रिलेशन पूछें तो एक क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10 बेकुरल होता है।
इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। रेडियो कार्बन डेंटिंग की खोज किसने की थी? तो रेडियो कार्बन डेंटिंग की खोज जो है ना, बिलार्ड फ्रैंक लिब्बी ने किया था और इसीलिए 1960 में रेडियो कार्बन डेंटिंग की खोज के लिए रसायन का नोबेल भी इन्हें प्राप्त किया गया था, प्रदान किया गया था, रसायन का नोबेल, केमिस्ट्री का नोबेल। ठीक है। और ये रेडियो कार्बन डेटिंग होता क्या ना, तो ये कार्बन 14 का उपयोग करके आयु निर्धारण की विधि बताता है, मान किसी चीज की एज बताता है कितने वर्ष पुरानी है, और ये लगभग ना 60,000 वर्ष पुराने कार्बनिक पदार्थों की आयु भी बता सकता है। जबकि मैडम क्यूरी आप जानते हैं कि रेडियम की खोज किया था और इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। आइजैक न्यूटन, न्यूटन के तीनों नियम पढ़े ही होंगे आप। पहला न्यूटन गुरुत्वाकर्षण नियम ना, और विलियम कॉनराड रॉन्टिजन जो है ना, इन्होंने एक्सरे की खोज किया था और इसलिए इनको भी नोबेल मिला था, शायद 1901 में, 1901 में नोबेल मिला था एक्सरे की खोज के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया? तो इसको ना परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया। बाद में जो आधुनिक आवर्त सारणी आई उसमें परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में, लेकिन इसमें क्या था, भार के बढ़ते क्रम में था। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन जल अपघटन के कारण थोड़ा अम्लीय होता है? तो इसका सही उत्तर होगा अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। जबकि सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, ये धावन सोडा बोलते हैं, और सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है या NaSCO3, इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। एक्वारेजिया निम्नलिखित में किसका मिश्रण है? तो एक्वारेंजिया जो है ना, इसमें ये मतलब बहुत सॉलिड एसिड है, इसमें कुछ भी गल जाता है। तो इसमें जो है ना HCl और HNO3 का मिश्रण हो, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 3 भाग HCl रहेगा और 1 भाग HNO3। तो ये है एक्वारेंजिया बोलते हैं, इसे अम्लराज भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 23 था। क्वेश्चन नंबर 24 है। कार की हेडलाइट में उपयोग किया जाने वाला दर्पण कौन सा है? तो हेडलाइट में जो है ना, ये अवतल दर्पण यूज किया जाता है, जिससे फिगर क्या है, बड़ा दिखाई दे। तो अवतल दर्पण का यूज हेडलाइट में करते हैं, डॉक्टर करते हैं दांतों को देखने के लिए। जबकि अगर बैक लाइट में यूज पूछे पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा यूज करते हैं, तो वहां पे उत्तल लेंस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हेडलाइट में पूछ रहा है तो इसका उत्तर हो जाएगा अवतल लेंस, अवतल दर्पण। और दर्पण का फार्मूला जो होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है, ये भी याद रखना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? ये 25 और लास्ट क्वेश्चन है। तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7 और ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियान 10। ऐसे कम से कम सारे जो इंपॉर्टेंट हैं उनको याद रखना पड़ेगा। तो ये थे टॉप 25 क्वेश्चन जो आरआरबी ग्रुप डी के PYQ बेस्ड पर आधारित हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला मॉक टेस्ट जल्द ही लाया जाएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।